जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर अपने YouTube चैनल ड्रीम जॉब एजुकेशन में। मेरा नाम है बलराम धरानिया। देखिए, हिंदी व्याकरण की ये 11वीं क्लास है। इससे पहले 10 क्लासें ये हो चुकी हैं सभी। इन वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इनको देख सकते हो, या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, हिंदी की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से भी आप इन वीडियो को देखकर अपनी तैयारी कंटिन्यू रख सकते हो। हालांकि ये वीडियो कुछ लेट आ रही है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं ये वीडियो नहीं डाल पाया था। वैसे कोशिश तो मैं यही करूंगा कि सारी वीडियो कंटिन्यू आपको मिलती रहे। अभी एग्जाम भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे अपनी तैयारी को इसी तरह प्रिपेयर कर लिए। हिंदी में एक बार फिर कराऊंगा और अच्छे तरीके से कराने की कोशिश करूंगा। आज की जो क्लास होने वाली है वो विराम चिन्हों से होने वाली है, और कोशिश करूंगा कि विराम चिन्ह मैं आपको इस तरह से कराऊं कि आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन यदि एग्जाम में बनता है तो उसको अच्छे से आप कवर कर सको। इस वीडियो का पीडीएफ या इन सभी वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, आज की क्लास विराम चिन्हों से होने वाली है, और एग्जामिनर किस टाइप से क्वेश्चन बनाता है ये भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं। विराम चिन्हों की जब हम बात करेंगे तो विराम चिन्ह होते क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है रुकना या ठहराव। देखिए, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यदि कोई वाक्य पढ़ रहा हूँ, जैसे आपने इसका मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। एंकर देखे होंगे जो न्यूज़ बोलते हैं, वो बड़े धीरे धीरे वर्डों को पढ़ते हैं, मतलब वाक्य को पढ़ते हैं, और बीच में रुकते हैं और उसके बाद फिर बोलते हैं। यानी कि जो रुकाव और ठहराव एक लैब प्रोवाइड होती है ना, वो विराम चिन्हों से ही प्रोवाइड होती है। तो विराम चिन्हों को बोलते और पढ़ते समय रुकने के संकेत करते हैं, बस यही विराम चिन्ह होते हैं और कुछ भी नहीं है। परिभाषा आपसे नहीं पूछेगा, यदि 10वीं बार में है तो शायद ये परिभाषा आपके लिए लिखने के लिए आ जाए। बाकी कंपटीशन लेवल में परिभाषा नहीं पूछता। नॉर्मली मैंने एक वाक्य लिया है और देखते हैं कि जो चिन्ह होते हैं, ये जो विराम चिन्ह होते हैं, इसका थोड़ा सा भी चेंज इधर उधर हो जाए तो क्या पॉइंट और क्या गलती हो सकती है और क्या अर्थ चेंज हो सकता है। जैसे रोको मत जाने दो, अभी यहाँ पर जो ये एक चिन्ह लगाया गया है विराम चिन्ह, यदि इसको यहाँ से हटाकर यहाँ लगा दे तो देखिए एकदम अर्थ चेंज हो जाएगा। रोको मत जाने दो, यहाँ पे न जाने के लिए कहा जा रहा है और यहाँ पे जाने के लिए, तो अर्थ चेंज होता था। बस यही विराम चिन्ह है। इनका फैक्ट आपने समझना है कैसे होते हैं। तकरीबन 19-20 विराम चिन्ह हैं जो एग्जामिनर पूछता है। बहुत तो बिल्कुल ऐसे हैं, हल्के हैं, जो आप ऐसे ही देखते ही समझ जाओगे, कोई ज़्यादा खास उसमें नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट बनते हैं, थोड़ा सा परिभाषा से क्वेश्चन बन जाते हैं। पूछ लेता है कि इस टॉपिक के लिए कौन सा चिन्ह यूज किया जाता है। तो अभी ये चीज़ें भी मैं आपको बताने वाला हूँ, रुके रहिए वीडियो के साथ। जैसे कि मैंने बताया, विराम चिन्ह होते क्या हैं। दरअसल ये विराम चिन्ह है, जैसे पूर्ण विराम, यहाँ पर देखिए आप थोड़ा सा, जैसे पूर्ण विराम, और इसका चिन्ह ये है अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक, उप विराम चिन्ह, लोप, हंस और टीका सूचक। तो इस तरह के जो चिन्ह होते हैं, इनका यूज कहाँ होता है, एग्जामिनर क्या क्वेश्चन बनाता है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम से कैसे क्वेश्चन बनाता है ये देख लीजिए। सबसे पहला आता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम से कैसे क्वेश्चन बनाता है, किसी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाने का अर्थ है कि वाक्य खत्म हो गया। तो यहां से एग्जामिनर क्या क्वेश्चन बनाता है, ध्यान से सुनिए। ये पूछता है वाक्य को खत्म करने के लिए है किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो आपने बताना है पूर्ण विराम का। दूसरा क्वेश्चन यहां से ये बनता है, देखिए प्रश्न सूचक और विस्मय सूचक, इनको छोड़कर ज्यादातर वाक्य जो हैं उसमें आप पूर्ण विराम यूज कर सकते हो। इंग्लिश के लिए बात करूं तो इंग्लिश में पूर्ण विराम नहीं लगते, वहां पर आप इस तरह पॉइंट का यूज करते हो, ठीक है। तो यहां पर जो है हिंदी में पूर्ण विराम होता है, और पूर्ण विराम वाक्य को समाप्त करने के लिए यूज किया जाता है। केवल प्रश्न सूचक वाक्य और विस्मयादि जो वाक्य होते हैं, उन वाक्यों में पूर्ण विराम का उपयोग नहीं होता, बाकी सभी वाक्यों में पूर्ण विराम का उपयोग होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, बाकी और कुछ नहीं बनता। बाकी सब नॉर्मल है, कुछ भी इसमें समझने वाली इतनी बात नहीं है। श्याम ने खाना खा लिया तो वाक्य समाप्त किया, तो ये पूर्ण विराम का चिन्ह लगा। वह कल आएगा, तो ये पूर्ण विराम का। तुम घर चले जाओ, तो ये पूर्ण विराम है। तो यहाँ पर ज्यादातर क्वेश्चन यही बना है, वाक्य का अंत करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, आपने बताना पूर्ण विराम का। सेकंड नंबर पर आ जाता है अर्धविराम। अर्धविराम का देखिए, जब भी किसी वाक्य को बोलते हुए या पढ़ते हुए आपको हल्का सा विराम लेना पड़े या हल्का सा रुकना पड़े, वाक्य खत्म नहीं होगा, इसमें वाक्य खत्म नहीं होगा और हल्का सा रुकना पड़े, तो तब हम अर्धविराम का यूज करते हैं। और इसका साइन देखिए ये होता है, इस तरह लगा होता है वाक्य में। देखिए यहाँ देख सकते हो आप कैसे यूज किया जाता है। राम तो अच्छा लड़का है, यहाँ पर यूज किया गया अर्धविराम, किंतु उसकी संगत ठीक नहीं है। जिसे मैंने अपना दोस्त समझा
यहाँ पर यूज किया गया अर्धविराम, वही आस्तीन का सांप निकला। तो जहाँ पर हल्का सा रुकना पड़े वहाँ पर हम अर्धविराम का यूज करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे नहीं बनेगा, आपको वाक्य में दिया हुआ होगा कि अर्धविराम का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो अर्धविराम का उपयोग किया जाता है तकरीबन वाक्य के बीच में, जहाँ पर एक वाक्य को कहने के बाद दूसरे किसी वाक्य का जब हम यूज करते हैं। तो आश्रित वाक्य ऐसे भी हो सकता है, मिश्र वाक्यों में इसका यूज किया जा सकता है। तीसरे नंबर पर आ जाता है अल्पविराम। अभी देखिए हमने पढ़ा पूर्ण विराम और अर्धविराम, अब अल्पविराम है। अल्पविराम क्या है? किसी वाक्य को प्रभावी रूप से कहने के लिए अर्धविराम से तो ज़्यादा समय लगता हो और पूर्ण विराम से कम समय लगता हो, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं अल्पविराम। ये वाला जो मैंने अभी शुरू में आपको बताया था एग्जाम्पल के रूप में। कैसे यूज कर सकते हो आप देखिए, श्याम यहाँ पर यूज किया है, जरा इधर आना, हाँ मैं कल दिल्ली जाऊंगा। तो यहाँ दोनों जगह देखिए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी यूज हुआ है अल्पविराम का। कई बार वाक्य इस तरह से बना दिए जाते हैं कि आपको एक वाक्य दिया होगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अल्पविराम की स्थिति के अकॉर्डिंग सही है। वो क्या करेगा, गलत करने के लिए एक ऑप्शन में यहाँ लगा देगा, एक में यहाँ लगा देगा, एक में यहाँ लगा देगा या यहाँ लगा देगा। तो इस तरह गलत करने के लिए कुछ भी, लेकिन सही तरह से जो लगेगा वो लगेगा ये वाला। तारीख और महीनों के नाम लिखने के लिए यूज किया जाता है 23 जनवरी। उसके बाद देखिए थोड़ा सा ठहराव हुआ, 1897 को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। तो इस तरह से यूज किया जाता है। एक ही वाक्यांश को, यानी जिस वाक्य को हम बार बार लिखते हैं उसके लिए यूज किया जाता है जिस शब्द को, जैसे भाग भाग शेर आया, तो यहाँ पर यूज किया गया है। अंकों को लिखने के लिए नॉर्मल है, ये सभी जानते हैं। जब भी हम कोई अंक लिखते हैं 1 फिर 2 फिर इस तरह से लगाते हैं, तो ये होता है अल्प विराम। अब हाँ और नहीं के बाद, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा फोकस करके चलिए। हाँ और नहीं के बाद भी अल्प विराम का यूज होता है। तो ये क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में कि हाँ और नहीं के बाद किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, तो आपने बताना अल्प विराम का। जैसे यहाँ पर नहीं, यह काम नहीं हो पाएगा, लेकिन ये ध्यान कर लेना शुरू में होना चाहिए, वाक्य के प्रारंभ में होना चाहिए। नेक्स्ट की बात करते हैं, चौथे नंबर पर आ जाता है प्रश्नवाचक चिन्ह, और इसका साइन सभी जानते हैं, इसमें कुछ भी नहीं, वाक्य के अंत में लगता है। तो वाक्य के अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह भी मिलेगा, वाक्य के अंत में पूर्ण विराम भी मिलेगा और विस्मयबोधक भी मिलेगा। ये 3 चिन्ह हैं जो नॉर्मली सबसे ज़्यादा वाक्य के बाद में यूज किया जाता है। हालांकि विस्मयबोधक वाक्य के शुरू में भी यूज किया जाता है शब्द के साथ। इसे देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ नहीं है, नॉर्मल है ये। प्रश्नवाचक चिन्ह का जो उपयोग किया जाता है वो प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। ध्यान कर लेना, अंत में किया जाता है, ठीक है। जहां से सवाल पूछा, जहां से कोई क्वेश्चन पुटअप होता है, उसके लिए यूज किया जाता है। तुम्हारा क्या नाम है, तो यहां पर यूज हुआ है। क्या तुम बाजार जा रहे हो, तो यहां यूज हुआ है। तुम तो यहाँ के नहीं लगते। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, मतलब कि, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि यहाँ से कोई क्वेश्चन किया जा रहा है। तुम तो यहाँ के नहीं लगते। यह तुम्हारा घर नहीं है, तो इसमें भी क्वेश्चन किया गया है, तो इसलिए इसमें भी यूज होगा। तो आपसे 4 ऑप्शन भी दे दिए जाते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य के अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग नहीं होगा। तो आपने उस वाक्य को सिलेक्ट करना है जिसमें, जहां से कोई क्वेश्चन ना किया गया हो, और जिनमें क्वेश्चन किया गया हो उसमें आपने प्रश्नवाचक चिन्ह सिलेक्ट करके चलना है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद जो आ जाता है 5वें नंबर का विस्मयबोधक चिन्ह। विस्मयबोधक चिन्ह भी नॉर्मल है। कहाँ पर यूज किया जाता है, तो हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुण, भय, इन शब्दों के लिए यूज किया जाता है। जहां से आश्चर्य, देखिए आप यहां से समझ पाओगे इसको बेटर। अरे यहां पर हुआ है यूज, वह कक्षा में प्रथम आ गया, तो हर्ष और विस्मय के लिए यूज किया गया है। आप तो महान हैं, तो इसके लिए भी यूज किया गया है, व्यंग के लिए, जैसे किसी से मजाक की जाती है उस तरह से यूज किया गया है। वह क्या आलीशान घर है, तो यहां पर भी देखिए हर्ष और विस्मय थोड़ा सा उत्पन्न होता है। अरे तुम यहां, तो इस तरह के शब्दों में आप पहचान सकते हो। लेकिन आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाएगा कि आपको ऐसे दे देगा, बस आपसे सेलेक्ट कराएगा कि कहां पर होना चाहिए। जैसे ये है, अरे तुम यहां, तो इसमें ऐसे देगा कि इसे यहां पर लगा कर देगा आपको, तो ये वाक्य में गलत हो जाएगा। जैसे वह क्या, तो यहां पर दे देगा, इस तरह एक ऑप्शन ऐसा दे देगा। आप तो महान हैं, तो इसमें यहां लगा कर दे देगा।
जबकि इसमें लास्ट में लगना चाहिए। तो इस तरह आपसे पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन। ऐसे नहीं कि नॉर्मल आपको दे देगा कि कौन से में विस्मयबोधक चिन्ह है। पहचान तो सबको होती है, लेकिन वाक्य शुद्ध करने के लिए विस्मयबोधक की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध होगा और सही जगह चिन्ह लगा होगा, ये चीजें आपने फोकस करके चलनी है। तो जहां पर भी ऐसे शब्द मिलेंगे आपको, अरे, वह, ओ, छी, ठीक है ना, हे, इस तरह मिलेगा, हे, तो वहां पर आपने देखना है तो इन शब्दों के साथ जुड़ता है। लेकिन यदि नॉर्मल है, जैसे आप तो महान है, इसमें लास्ट में आया है, तो ये चीजें आपने देख लेनी है बस। जो 6 नंबर का आ जाता है योजक या डैश चिन्ह, ये सब जानते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। योजक चिन्ह जो है इसको निर्देश चिन्ह भी कहा जाता है, क्वेश्चन बन चुका है। निर्देश चिन्ह किसको कहा जाता है? योजक चिन्ह को। संयोजक चिन्ह भी कहा जाता है और समासिक चिन्ह भी इसको ही कहा जाता है। इनको यूज कहां पर करते हैं? तो देखिए यहां पर प्रधानाध्यापक ने कहा, फिर यूज किया हमने, कल विद्यालय में अवकाश रहेगा। तो शब्द युग्म, शब्दों के द्वितीय रूपों, तुलनात्मक स्थितियां या सामयिक पदों में इसका उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपने समझ गए होंगे। एग्जामिनर क्वेश्चन में कैसे बनाएगा? तुलनात्मक शब्दों के लिए या तुलनात्मक स्थिति के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो आपने बचाना योजक चिन्ह, इंग्लिश में इसको डैश कह देते हैं, इसका यूज किया जाता है। बाकी आपसे ये क्वेश्चन सही करवा के जैसे कोई वाक्य देगा तो उसमें कहां पर लगा होना चाहिए, ये स्थिति का आपको पता होना चाहिए। तुम मुझे खून दो, देखिए यहां पर थोड़ा सा ये लगा, और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। तो यहां पर योजक चिन्ह का उपयोग हुआ है। तो सही जगह, किस जगह योजक चिन्ह का उपयोग होना चाहिए, ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए जब भी दो शब्द एक साथ लिखे जाते हैं, दो दो, तो यहां पर यूज क्या? हाथ हो जाए। आजकल रुपया पैसा, तो ऐसे शब्दों में यूज किया जाता है। वह कल से भूखा प्यासा बैठा है, ऐसे शब्दों में योजक चिन्हों का उपयोग किया जाता है। माता पिता, जहां पर भी आपको द्वंद्व समास मिलेगा तो वहां पर भी योजक चिन्हों का उपयोग किया जाता है। झील सी आंखें, चींटी से गति, तो इस प्रकार के शब्दों में और इस प्रकार के वाक्यों में योजक चिन्ह या ये कहें कि डैश या संयोजक चिन्ह या निर्देश चिन्ह, कुछ भी आप कहें, उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो आ जाएगा अवतरण चिन्ह आ जाएंगे। अवतरण या एग्जाम्पल, जिसको उदाहरण चिन्ह भी कहते हैं, दो प्रकार के होते हैं, मैंने यहाँ पर नोट किया है, इकहरा और दोहरा, दो प्रकार के होते हैं। ये किसके लिए यूज किए जाते हैं? तो ये चीज आपने नोट करके चलनी है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बनता है ज्यादातर। किसी पाठ के शीर्षक, किसी प्रसिद्ध नाम, उपनाम, उपाधि आदि का वर्णन करने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? एग्जामिनर इस टाइप से क्वेश्चन बनाता है, आपने बताना अवतरण चिन्ह का। कैसे किया जाता है? जैसे यहां पर निराला, तो सिंगल वाला यूज हुआ है, किसी भी नाम के लिए तो सिंगल यूज करोगे। जैसे यहां पर है, किसी पुस्तक से कोई वाक्य लिया जाए, जो का त्यों रखा जाए, तो डबल का यूज करोगे। डबल कौन से वाला? ये वाला देख लीजिए, ये। और सिंगल यदि किसी का नाम और उपाधि के लिए यूज करोगे तो सिंगल करोगे। छायावाद के प्रमुख कवि हैं, तो ऐसा निराला छायावाद के प्रमुख कवि हैं। प्रसिद्ध नाम है, इसलिए सिंगल यूज हुआ है। नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो ये पूरा वाक्य लिया गया है, तो यहां पर हम यूज करते हैं डबल अवतरण चिन्ह का। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। बस इतना ही बनता है, इस वाले टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। प्रसिद्ध नाम, उपनाम, उपाधि या पूरे वाक्यांश को दर्शाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? अवतरण चिन्हों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है उपविराम चिन्ह या अपूर्ण विराम चिन्ह भी कह सकते हो। जब किसी वाक्य को अलग दर्शाने के लिए यूज किया जाता है, तो आपने ये चीज़ याद करके चलनी है। ये परिभाषा यहाँ इंपॉर्टेंट बनती है, पूछता है इसी तरह से एग्जामिनर। जब किसी वाक्य को अलग दर्शाना हो तो हम किस चिन्ह का उपयोग करेंगे? आपने बताना उपविराम का। कैसे यूज करेंगे? जैसे विज्ञान, विज्ञान, वरदान और अभिशाप, इस पर आपने एक निबंध लिखना है, तो इस प्रकार उदाहरण, राम घर जाता है, कामायनी, एक अनुशीलन, हिंदी भाषा, उद्भव और विकास, इस तरह से इसका यूज किया जाता है। आप देखकर ही समझ जाओगे, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाली चीज़ें नहीं है। कहाँ पर यूज हो रहा है, ये चीज़ें बस अब मैटर करती हैं यहाँ पर। इसके बाद आ जाता है लोप चिन्ह। अब लोप चिन्ह क्या होता है? जैसे कोई चीज़ें मिस हो गई हो ना, या ना दर्शानी हो, लिखी गई हो डॉट डॉट करके, और उसका केवल थोड़ा सा फैक्ट दर्शाना हो, उसके लिए लोप चिन्ह का उपयोग किया जाता है। देखिए वाक्य में लुप्त, अज्ञात
या न लिखे जाने योग्य अंशों को सूचित करने के लिए बिंदु या रेखा का उपयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है आप यहां देखिए, मैं कल ही आ जाता लेकिन इस घर में सब, अब देखिए उसने थोड़ा सा डैश डैश लगा दिया, उसका कहने का मतलब है कि हरामी है। उसके बाद ये तो आप नॉर्मली जानते ही होंगे, जब भी आप कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं या कोई खाता कहीं जोड़ते हैं या जो एटीएम से पर्ची निकलती है उसमें भी इसी तरह से लोभ चिन्ह लगे होते हैं, तो लोभ चिन्ह का उपयोग यहां पर किया जाता है। नेक्स्ट जो आ जाता है वितरण चिन्ह आ जाता है, और वितरण ये भी ज़्यादातर बच्चे यूज करते हैं इसको अपने एग्जाम्पल नोट्स बनाने के लिए, इनको यूज करते हैं। कोई वाक्य लिखते हैं उसके बाद फिर इस तरह लगा के फिर उसका आगे हेडिंग्स के आगे जो लिखते हैं वही वितरण चिन्ह हो जाता है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखे, तो यहां पर यूज हुआ है वितरण चिन्ह का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनता। बस ये है कि किसी हेडिंग्स को दर्शाने के लिए या किसी ये कहें कि वाक्य को दर्शाने के लिए उसके बाद जो प्रयोग किया जाता है जानकारी और सूचना निर्देश देने के लिए वितरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। पर्यायवाची शब्दों के प्रचलित उदाहरण यहाँ पर यूज हुआ है, अग्नि और जलज, इस तरह से यूज हुआ है वितरण चिन्ह। ज़्यादा मतलब कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता, बस ये देख लेना वाक्यांश में जानकारी और सूचना और निर्देश के लिए आप किस चिन्ह का उपयोग करोगे, ये इंपॉर्टेंट है बस। नेक्स्ट आ जाता है कोष्टक, और कोष्टक आप जानते हो क्या होते हैं कोष्टक। यहाँ पर कोष्टक होते हैं 3 प्रकार के। नंबर 1 लघु कोष्टक, मझला कोष्टक और दीर्घ कोष्टक। ये होते हैं जो ये हैं तीनों के तीनों, इन तीनों का तो जो मैथ होता है उसमें यूज होता है, लेकिन जो हिंदी साहित्य है उसमें केवल हम इस वाले का यूज करते हैं, यानी लघु कोष्टक का। तो आपसे क्वेश्चन यदि बनता भी है हिंदी साहित्य में सब सर्वाधिक नहीं केवल किस कोष्टक का यूज होता है, तो आपने बताना है लघु कोष्टक का। देखिए ये लघु कोष्टक है, इसका यूज होता है। कैसे कैसे होता है देखिए, मायाराम आगे बढ़कर मुझे क्षमा करे प्रभु, यहाँ पर विस्मय बोधक चिन्ह भी है। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को हुआ था। वाक्य के 2 भेद होते हैं, नंबर 1 यहाँ पर यूज हुआ है उद्देश्य, और दूसरा होता है विधेयक। तो इस तरह हम हिंदी के अंदर केवल एक कोष्टक को यूज करते हैं और वो भी लघु कोष्टक को। बाकी जो भी कोष्टक हैं वो मैथ में यूज होते हैं, इसमें यूज नहीं होते। इसके बाद जो आ जाता है पुनरावृत्ति सूचक, यानी कि जिसको बार बार लिखना हो, एक शब्द को या एक चीज को हमने बार बार लिखना और समय बचाना है तब हम इसका यूज करते हैं। देखिए यहां पर है ऊपर लिखे किसी वाक्य या वाक्य के अंश को दोबारा लिखने के लिए आप किस चिन्ह का उपयोग करोगे, तो पुनरावृत्ति इसका यूज करोगे। जैसे यहाँ पर दानकर्ता की लिस्ट है, ये रहा मोनू, विपिन, राम और सुमन, और यहाँ पर दान राशि है 1000 रुपये। तो 1000 रुपये ना लिखकर, ये तो अलग अलग नाम है, यहाँ ना लिखकर तो ऐसे डैश लगा देते भाई इसने भी 1000 रुपये दिए हैं और इसने भी 1000 रुपये दिए हैं। सुमन ने कितने पैसे दिए हैं, तो सुमन ने 200 रुपये, तो इसके लिए हम अलग से। यदि कोई और आ जाता है जैसे अनित आ जाता, अनित, और उसने भी 200 रुपये दिए, तो इसे भी हम इस तरह से लिख देते ना कि इसे लिखते। तो इसका यूज यहाँ पर किया जाता है, बाकी कुछ नहीं है इसका। नेक्स्ट जो आ जाता है टीका सूचक आ जाता है, जिसमें ये आधा है होता है और चिन्ह ऐसे लिखा होता है, थोड़ा सा गलत हो गया है। तो यहाँ पर स्टार और प्लस टीका सूचक के लिए यूज किया जाता है पृष्ठ के नीचे अथवा हाशिया पर किसी विषय से संबंधित विशेष सूचना या निर्देश दर्शाने के लिए लिखा होता है। जब भी आप कोई बुक पढ़ते हो, जीएस की बुक होती है, तो उसमें क्या होता है किसी शब्द के ऊपर ना किसी वाक्य के ऊपर, जैसे यहाँ पर लिख लियो व्याना, व्याना ऐसे लिखा होता है और इसके ऊपर एक स्टार सा लगा होता है ऐसा, तो इसमें विशेष सूचना बताई गई होती है, या कई बार प्लस लगा होता है और वाक्य के नीचे यहाँ पर उसके बारे में डिटेल दी होती है एक पोर्शन में। तो इस तरह से होता है, इसका उपयोग वहां पर किया जाता है। तो आपने बस ये चीज याद रखनी है, पृष्ठ के नीचे या किसी विशेष शब्द को दर्शाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, या उसकी जानकारी प्रोवाइड कराने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, तो टीका सूचक का उपयोग किया जाता है। ये देखिए 2 प्रकार के होते हैं, तारक चिन्ह और दूसरा धन। तारक होता है स्टार, तार मतलब तारक, तारे उससे होता है, और धन मतलब कि प्लस वाला जो चिन्ह होता है। ये है बस, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। और नेक्स्ट आ जाता है लाघव या संक्षेप सूचक चिन्ह। अब इसका उपयोग कहां पर होता है, परिभाषिक शब्दों, उपाधियों अथवा बड़े नामों वाली संस्थाओं के संक्षिप्त रूप लिखने के लिए।
अब कैसे होते हैं, बहुत आसान है, आप एकदम समझ जाओगे। देखिए यहाँ पर प्रोफेसर को लिखना होगा तो इसके ऐसे लिखोगे, डॉक्टर को लिखना होगा ऐसे, यानी शॉर्ट में लिखने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा बनाता है। पारिभाषिक शब्द, उपाधियों अथवा बड़े नामों वाली संस्थाओं को संक्षिप्त में लिखने के लिए आप किस चिन्ह का उपयोग करोगे, तो लाघव या संक्षेप सूचक चिन्ह का यूज करोगे। ज्यादातर लाघव देता है, ये नहीं देता। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हंस पद आ जाता है। हंस पद कहें या त्रुटि बोधक कहें, इसका यूज कहाँ पर होता है? दरअसल इसका यूज जो पहले होता था, लेकिन अब बहुत कम मिलेगा आपको इसका देखने के लिए। पहले जो वाक्य थे उसमें काफ़ी ज़्यादा त्रुटि होने के बाद छपते नहीं थे, लेकिन अब थोड़ा सा डिटेल से ज़्यादा ली जाती है, तो इन चिन्हों का उपयोग आपको बहुत कम मात्रा में मिलने वाला है। देखिए, जब किसी वाक्य को लिखते समय कोई शब्द लिखने से छूट जाता है तो आप किस चिन्ह का उपयोग करोगे, तो एग्जामिनर पूछे बताना हंस पद का। उस स्थान पर आप हंस पद लगाकर उसके ऊपर छूटा हुआ शब्द या अंश लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर है, वह परीक्षा में अपना नाम देखता है। अब इस यहाँ पर सूची छूटा था तो किसी ने ऐसे करके लिख दिया, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो इसको। भले व्यक्ति सदा दूसरों की चाहते हैं, क्या भलाई चाहते हैं, तो ये छूटा था, इस तरह लिखा गया। बस एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन बनाता है, किसी शब्द को छूटने के लिए आप किस चिन्ह का उपयोग करते हो, तो अंश चिन्ह का। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है 18वें नंबर का तुल्यता सूचक, और ये नॉर्मल है, सभी जानते हैं। जो हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं ना, तुल्य सूचक चिन्ह पूछा जाता है। तुल्य सूचक, ज्यादातर बच्चे हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो तुल्य सूचक के लिए ये वाला चिन्ह लगाया जाना। यूज कहाँ पर होता है? जैसे अशिक्षित, हिंदी की बात कर रहे हैं, जैसे गणित में तो देखिए इस तरह होता ही है, मैथ जो है उसमें तो बहुत ज्यादा यूज होता है, लेकिन हिंदी में अशिक्षित को क्या कहते हैं? अनपढ़। इस तरह से यूज हुआ है। पाषाण को क्या कहा गया? पत्थर। हिम प्लस आल्य बराबर क्या हो जाएगा? हिमालय। तो इस तरह हो जाता है तुल्य सूचक। कभी भी पूछे तुल्य सूचक चिन्ह का साइन कैसा होता है, तो ये बराबर वाला साइन इसी का होता है। नेक्स्ट आ जाता है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण के लिए इसका यूज होता है, और आपने देखा होगा जो छंद होते हैं उसमें इसका यूज हो, दोहा छंद और जो वे होते हैं उसमें मात्रा गिनने के लिए इसका यूज होता है बहुत ज़्यादा। और जो वर्ण है उसमें भी यूज हुआ है, जो वर्णमाला है उसमें भी होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, जब किसी शब्द विशेष के उच्चारण में अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक समय लगे तो चिन्ह जो यूज होता है वो दीर्घ उच्चारण चिन्ह यूज होता है। जैसे राम, राम लिखने के लिए यहाँ पर हुआ राम, उसी तरह ओम। और ये देखिए ज़्यादातर यूज होता है इसमें लघु और गुरु के रूप में होता है। गुरु का साइन ये होता है 2 मात्रा वाला, और लघु का साइन ये होता है 1 मात्रा वाला। तो लघु के रूप में, गुरु के रूप में ये यूज होता है। तो जब भी आपने किसी शब्द को थोड़ा सा वाइल्ड करके बोलना हो या अधिक समय लगता हो, तब हम यूज करते हैं दीर्घ उच्चारण चिन्ह। और जो लास्ट में आ जाता है समाप्ति सूचक। अब इस क्लास की भी समाप्ति होने वाली है, इसलिए लास्ट में चिन्ह है समाप्ति सूचक चिन्ह। इसका यूज कहाँ किया जाता है? किसी लेख, अध्याय, पुस्तक की समाप्ति या चिन्हित करने के लिए जब हम किसी चिन्ह को यूज करते हैं कि भाई इसके बाद कुछ नहीं है, खत्म हो चुका है, तो जैसे ऐसे लगा देते हैं डैश डैश, फिर गोला लगाया, फिर डैश डैश, ऐसे। तो मतलब कि अब ये चैप्टर खत्म हो चुका है, इसमें आगे कुछ भी नहीं है, तब हम समाप्ति सूचक चिन्ह का यूज करते हैं। बाकी इससे क्वेश्चन इतना नहीं बनता। आप देख सकते हो ये चिन्ह होते हैं 2 प्रकार के। कुछ जगह ये भी यूज मिलेगा आपको, बस चैप्टर के लास्ट में स्टार बनाकर ऐसे, और यहाँ पर ये लगा देंगे, या नीचे ऐसे लिख डैश 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 डैश, और फिर यहाँ पर गोला, और फिर डैश डैश, ऐसे हो जाएगा, मतलब कि चैप्टर समाप्त हो चुका है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हो। क्वेश्चन किस टाइप से बनाता है ये भी मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बता सकूँ किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।